योग्यता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की योग्यता का वर्णन संविधान में है, लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिटायर्ड न्यायाधीश द्वारा होगा। रिपोर्ट है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद को सौंपता है। आयोग जब जरूरत हो रिपोर्ट भेज सकता है। आयोग के कार्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों का वांछन और सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच और अनुसंधान करना, पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, उसके कार्यों का मूल्यांकन करना, सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र सरकार। आयोग की शक्तियों के बारे में शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना। आयोग किसी कार्य की जांच करता है तो उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कोई अन्य मामला जिसका विनिश्चित राष्ट्रपति करे। अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद हैं। 338 में राष्ट्रपति पिछड़ी जातियों के लिए एक आयोग जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कठिनाइयों से गुजर रही हैं उनके अन्वेषण और दशा सुधारने का कार्य करेगा। अनुच्छेद 342 में वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठन। भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरुद्ध भारत संघ दिए गए निर्देश में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा। संरचना इसमें 3 शासकीय सदस्य होंगे। प्रथम अध्यक्ष थे वसंत राय, वर्तमान अध्यक्ष J.P. धनोपिया। पदावधि है 3 वर्ष इस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करेगा। पदत्याग। राज्यपाल संबंधित कर अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। किसी अपराध या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। कार्य योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने और हटाने से संबंधित अनुशंसा करना, पिछड़े वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी करना, लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित सलाह देना, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करना। अन्य तथ्य में है राज्य सरकार एक सचिव नियुक्त करेगी तथा कर्मचारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की वेतन भत्ते सेवा शर्तों जो विहित किए जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से तथा भाग
17 का जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया। इसमें 2 अनुच्छेद 323 का जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित और तथा अनुच्छेद 323 का जो कि अन्य मामलों के विधिकरणों से संबंधित है। अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्राधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं। पहला है कराधान, विदेशी मुद्रा आयात या निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार, नगर संपत्ति और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन। प्रशासनिक अधिकरण संसद में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 323A से हुई है। कार्य है अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निकायों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 3 प्रकार के अधिकरणों का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार एक प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करती है जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT कहा जाता है। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर उस राज्य के कर्मियों के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्य एक संयुक्त अधिकरण की मांग कर सकते हैं जिसे संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण यानी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी JAT कहा जाता है, जो इन राज्यों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की शक्तियों का उपयोग करता है। विभिन्न प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों के प्रावधान के लिए कई अधिकरण गठित किए गए जिसे विभिन्न प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों के प्रावधान के लिए कई अधिकरण गठित किए गए जिनमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT और आयकर अपीलीय अधिकार यानी ITAT, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार CESTTAT, राष्ट्रीय अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण यानी COMPAT, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण SAT शामिल हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपनी प्रधान खंडपीठ दिल्ली व अन्य राज्यों में पूरक खंडपीठों के साथ 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में इसमें 7 खंडपीठ हैं जिनमें 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में और 2 अन्य जयपुर लखनऊ में संचालित हैं। ये पीठें मुख्य न्यायालयों की अन्य सीटों पर सर्किट बैठकें भी करती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक बहुस्तरीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। मूल रूप से CAT में
के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते। बाद में 2006 में प्रशासनिक अधिकरण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा उपाध्यक्ष का प्रावधान हटा दिया गया। संरचना है वर्तमान 2019 में एक अध्यक्ष और जो 65 सदस्य स्वीकृत कार्यकाल है। इसका अध्यक्ष का 5 वर्ष या 65 वर्ष, अध्यक्ष और सदस्यों का है 62 वर्ष जो पहले हो। नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा, रिटायरमेंट न्यायाधीश द्वारा। अध्यक्षों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एक चयन के द्वारा होगी। कार्यप्रणाली सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के लिए केंद्र बाध्य नहीं है, लेकिन प्रकृति न्याय की सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। यह अधिकरण के पास उसी प्रकार शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की संहिता एक सिविल कोड के पास होती है। एक व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वयं हाजिर कर सकता है। राज्यों में अनुच्छेद 323B राज्य विधानमंडल को किसी कर के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण एवं प्रवर्तन तथा अनुच्छेद 31A के दायरे में शामिल भूमि सुधारों से संबंधित विषयों पर अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। कार्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या में निपटाने के लिए विभिन्न विधानों के तहत घरेलू अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। अन्य मामलों के लिए अधिकरण जल विवाद के लिए अंतर राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का अधिनियम 1956 अधिनियमित किया गया है। एकल ट्रिब्यूनल अधिनियम 1956 में संशोधन के लिए राज्य स्तरीय नदी जल विवाद संशोधन 2019 पारित किया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यह राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकार अधिनियम 1997 अपर्याप्त सिद्ध हुए। परिणामस्वरूप NGT का गठन एक विशेष फास्ट ट्रैक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में किया गया, जिसमें मामलों के लिए शीघ्र निपटान के लिए न्यायाधीशों के साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। यह पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है और व्यक्तियों और संपत्तियों को पहुंची क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। NGT की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता में इसकी 4 क्षेत्रीय पीठें स्थापित की गई हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272, 252 में यह प्रावधान केंद्र सरकार अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्माण करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से जितना वह ठीक समझे एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। नेक्स्ट है अधिकरणों का विलय। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा कार्यात्मक समानता के अनुसार 8 प्राधिकरणों का विलय किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण का औद्योगिक विकास
औद्योगिक अधिकरण के साथ विलय, कॉपीराइट बोर्ड का बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के साथ विलय, रेलवे ट्रस्ट अधिकरण का रेलवे दावा अधिकरण के साथ विलय, विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय प्राधिकरण का विलय अपीलीय अधिकरण अधिनियम 1976 के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण का एयरपोर्ट अपीलीय अधिकरण के साथ विलय, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण का राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय अधिकरण के साथ विलय। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। यह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या संसद द्वारा विनियोजित अधिनियम में निर्धारित मदों पर भी धन खर्च किया जाए। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं कि पृष्ठभूमि रही इसमें। यदि कैग के ऐतिहासिक विकास का दृष्टिपात करें तो यह पद एवं इससे संबंधित प्रावधान हमें औपनिवेशिक शासन से विरासत में प्राप्त हुए हैं। 1753 ईस्ट इंडिया कंपनी का लेखा संपरीक्षण विभाग और 1858 महालेखाकार का कार्यालय में स्थापित उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक पद को और शक्ति दी। 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 भारतीय संविधान के 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। 1958 में कैग के क्षेत्र अधिकार में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। 1968 लेखा बोर्ड की स्थापना एक अध्यक्ष और 3 सदस्य कैग के द्वारा और जबकि 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तों अधिनियम 1971 में लागू किया। अधिनियम ने कैग के केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा देने की जिम्मेदारी की। वर्ष 1976 में कैग को
लेखांकन के कार्य को मुक्त कर दिया गया। CAT अधिनियम 1971 में संशोधन के बाद सामान्य परिचय। संविधान का अनुच्छेद 148 इससे संबंधित है। भाग है 5 अध्याय 5 अनुच्छेद हैं 148 से 151 तक। व्यक्ति है स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। स्थापना हुई 1858 में 58 में। वर्तमान स्वरूप है 26 जनवरी 1950। इस मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एडवर्ड ड्रमंड प्रथम CAG थी। CAG B नरहरि राव वर्तमान हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वें नंबर के हैं। नोट: अब तक कोई महिला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बनी है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति शपथ सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। 148A में भारत का एक कैग होगा। नियुक्ति जिसके राष्ट्रपति के द्वारा होगी। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। कैग को 148(2) में शपथ के बारे में बताया गया है, जिसमें तीसरी अनुसूची के समान राष्ट्रपति के समान हटाने की शपथ के बारे में दी गई है। 148 के अंतर्गत 3 में वेतन एवं सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। संसद द्वारा अधिनियम बनाकर निर्धारण की जाएगी। वर्तमान में उसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। 2.5 लाख मासिक निर्धारण किया गया है। दूसरी अनुसूची के अनुसार पद नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा तय करेगी। पद अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होगा। और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वेतन भत्ते पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होंगे। कैग की योग्यताएं संविधान में उल्लेखित नहीं है। संसद ने कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण किया है। भारत का नागरिक हो, लोक वित्त और सरकारी लेखा का अनुभव 10 वर्षों का हो कम से कम। कैग के पद विमुक्त आधार हैं। CAG उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्रक्रिया है दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित आधार पर साबित या कदाचार असमर्थता के आधार पर। अनुच्छेद 148(4) में सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकेगा। अब बाद हैं इसके। A.K. चंद्रा वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। यह विनोद राय बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष रहे। अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत 5 में लेखा विभाग और लेखा परीक्षा के कर्मचारियों की सेवा शर्तें कैग की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। 148(6) में कैग तथा उसके कर्मचारियों का वेतन संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के कार्यों और शक्तियों से संबंधित हैं। संसद के द्वारा उस संबंध में विधि बनाकर ऐसी शक्तियों का प्रयोग जो संविधान लागू होने से पहले भारत सरकार, भारत डोमिनियन और तथा प्रांतों के लेखांकों के संबंध में तत्कालीन कैग द्वारा प्रयोग करने योग्य थी। कैग अधिनियम 1971 में लेखा परीक्षा विनिमय 2017 के अनुसार कैग निम्न कार्य कर सकता है। पहला, भारत व राज्यों की संचित निधि लोक सेवा निधि के व्यय का लेखा परीक्षण कर सकता है। सरकारी कंपनी व केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान व का परीक्षण करना।
केंद्र और राज्यों के खातों के प्रारूप के संबंधों में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रतिवेदन पर किसी निकाय के लेखांकनों का परीक्षण करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी विभागों के सभी खातों को ऑडिट करता है। अनुच्छेद 150 में केंद्र और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार CAG की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 में केंद्र के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। CAG द्वारा वित्त लेखांकनों पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र में राष्ट्रपति एवं राज्यों में राज्यपाल को हटा दिया जाएगा। इसको राष्ट्रपति संसद के पटल पर और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा। सार्वजनिक उपक्रमों का वित्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। अनुच्छेद 279 में 279 में शुद्ध आय, इसका मतलब कर या शुद्ध की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत शक्ति न हो, की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तीसरी अनुसूची की धारा 4 में भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और CAG द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। CAG की स्वच्छताएं CAG की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। CAG राष्ट्रपति की पदमुद्रा और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने को विधि के समान है। एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार ग्रहण नहीं कर सकता है। CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत शक्तियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं। CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचय निधि पर भारित होते हैं। ब्रिटेन के कैग से तुलना। भारत का CAG केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ उसके नियंत्रक महालेखाकार की शक्ति भी निहित होती है। भारत में CAG पैसा खर्च
होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो, जबकि यूके में CAG की मंजूरी के बिना सरकार खजाने से कोई पैसा निकाल ही नहीं जा सकता। भारत में CAG संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। कैग के कार्य CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशासित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरणों के खातों पर ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। केंद्र व राज्यों के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट केंद्र की राष्ट्रपति को तथा राज्य की राज्यपाल को सौंपता है। केंद्र की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर तथा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शक मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। चुनौतियाँ तथा